रोज रोज के ताने और ड्रामे से बहू और इकलौते बेटे की जान गई। अरे कुछ अकल है या घास चढ़ने गई। सास ने चिल्लाते हुए बहू से कहा, बहू ओ बहू कहाँ मर गई। पार्वती ने आवाज़ लगाई। वो अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज़ सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नज़रों के सामने से हटी कि सास चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज थी। कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मेरी तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। पार्वती देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी। उसने डरते पूछा। क्या हुआ दिखता नहीं कमबख्त। ये मेरे कमरे में पानी पड़ा है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या। अभी भी कहीं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। पार्वती देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो माँ जी। उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया। भगवान मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। ना जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे। सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले उसने पूरा घर साफ किया और यह पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताना सुनाने के लिए गिराया। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी सास की चिल्लाहट कब और कौन से काम के लिए बुलाने वाली होंगी। उसके लिए यह कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर कल किसी बात पर। बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो बहाने बनाने में कला में वो माहिर थी। इस रोज रोज के किचकिच से अक्सर वो तंग आ जाती थी। पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के बावजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको ये भी याद नहीं कि कब उसने उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में बात की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। एक दो बार कही भी थी पर एक तो थकी होने से वो इस बार ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक भी शब्द नहीं सुन सकते। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी। पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था उनके तेवर बदल जाते थे, जो उससे समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में दो तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। पार्वती देवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदें और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज़ कम लगती है और उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की माहिरीन की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के पहले ही बाकी कामों के अलावा बाकी के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। और पार्वती देवी ने कभी भी उससे एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा। कुछ ऐसी ही जिंदगी कट रही थी उसकी। रोज़ कोई नया बखेड़ा होता था और कोई रोज़ शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते। कुछ सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति को और सास के साथ बैठकर शांति से उसका हल निकालना पड़ेगा। पर बस रोज़ की ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो रोज़ की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी जब पार्वती देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक जैसे ही वो झाड़ू लगाते लगाते उसके पास पहुंची, उसने बिना कुछ देखे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अकल भी है या घास चढ़ने गई है। जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगनी थी। तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है।
ये आज का नया बहाना था उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज़ ही ऐसे ही काम होते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर वो भी अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहू संभल कर काम करती। वो उनके द्वारा दिखाई जगह पर सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी, न जाने किस झोंक में पार्वती देवी ने जोर से पैर चलाया और वह बहू के कंधे पर जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती, उसका सिर सामने की दीवार से टकराया और गिर पड़ी। पार्वती देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमुही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि पार्वती देवी ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई थी। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो पार्वती देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को कल घर आने के लिए फ़ोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो पार्वती देवी भी साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बड़बड़ाई जा रही थी। सब पता है इसके स्त्रिया चरित्र का, सब करके कराने के और मुझे तंग करने के नाटक है इसके, जिससे घर में कोई काम ना करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूँ तो उसका बेटा काफ़ी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वो कुछ दिन कोमा में रही और अगले एक सप्ताह ही में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छूती है। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके प्रति पार्वती देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिससे पार्वती देवी के बेटे का भी नाम आ ही जाता था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उनसे तंग आकर एक दिन पार्वती देवी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में एक दिन भर सन्नाटा रहता था। पार्वती देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी कि अरे कलमुही कहाँ मर गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई, चल जल्दी आजा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने, अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना, मेरे बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी, अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए, अब कि उसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को औने पौने दामों में किसी को बेच दिया था, क्योंकि पार्वती देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं बचा था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ीद कहानियों को देखने के लिए और सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।